हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप आप सब सेफ हैं घर पे। बेटा आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रही हैं। वो है हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा कि जो हम पहले हमारी एसेंशियल फीचर्स कर चुके हैं वही सारे आपके चैप्टर्स हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फर्स्ट चैप्टर में आपने एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कौन कौन सी एसेंशियल फीचर चाहिए वो स्टडी किया था। सेकंड चैप्टर हमारा आ गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो हमारी पहली एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। दूसरा हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्ड बन गया कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी सेकेंड उसमें वो है कि जो पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो लिखा है पार्टीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पिनपॉइंट्स दैट द पार्टीज एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, ऑफरी जो भी पर्सन्स, वो दोनों क्या होने चाहिए, उनमें सोचने समझने की कॉन्ट्रैक्ट को क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि माइनर्स हैं, मेंटली इंसेन पर्सन्स हैं, या वो पर्सन जो किसी के दबदबा में डोमिनेंस में हैं, उनको माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड प्रोवाइड दैट every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law of which he is in subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो कौन से बंदे एलिजिबल हैं? हर वो बंदा जो मेजोरिटी की एज है, जिसकी मेजर हो चुका है, वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग, जहां की भी बात हो रही है, हु इज ऑफ साउंड माइंड, माइंड उसका सही है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इनटू बाय लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा उस पर रोक नहीं लगाई गई है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट हो गए जो नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते? माइनर, मेजर है कॉम्पिटेंट तो माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है। सेकेंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका माइंड है जो ठीक नहीं है। थर्ड पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग उन बंदों पर रोक लगाई गई है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो ये तीन तरह के पर्सन्स जो हैं वो उनको डिस्क्वालिफाइड माना गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय पर्सन्स मेंशन्ड अबव, ये तीनों तरह के पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हो आप उनके साथ, तो वो पहले से ही वॉइड है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते कि वो अब मेजर हो गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कर लो। नो, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। इन पर्सन्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एलिजिबल नहीं है, वो वॉइड है पहले से, शुरुआत से। वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं बेटा उसको हम। माइनर, अब माइनर क्या होता है? माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर 18th ईयर ऑफ एज। वो पर्सन जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो वो बंदा माइनर की कैटेगरी में आता है, वो मेजर नहीं गिना जाता। इन द फॉलोइंग टू केसेस ए पर्सन कंटिन्यू टू बी ए माइनर अंटिल ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 21 ईयर्स। जो ये दो नीचे केस दिए हैं, इन केसेस में पर्सन जो है वो 21 ईयर्स की एज के बाद मेजर माना जाएगा, तब तक वो माइनर ही माना जाएगा। तो देखो बेटा कौन से दो केस हैं। वेयर ए गार्डियन ऑफ ए माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अगर उसके कोई गार्डियन अपॉइंट किए गए हैं, पर्सन के पेरेंट्स नहीं है तो उनका कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है, तो गार्डियन एक्ट के अंडर तो उस पर्सन को 21 ईयर्स की एज तक उसको मेजर नहीं माना जाएगा उसके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ। वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ माइनॉरिटीज प्रॉपर्टीज अज्यूम्ड बाय ए कोर्ट ऑफ वार्ड्स। मान लो एक बंदे का, बच्चे का कोई भी वारिस नहीं है, तो कोर्ट के अंडर वो उसकी प्रॉपर्टी है जो है, कोर्ट उसको की देखरेख है जो कर रहा है, तो उस केस में जो तब भी 21 ईयर्स की एज के बाद ही उसको मेजर है जो माना जाएगा, तब तक वो माइनर ही रहेगा। एज ऑफ मेजोरिटी एज 18 ईयर irrespective ऑफ द फैक्ट वेदर एनी गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड, बट लेकिन अगर कहता कि गार्डियन अपॉइंट की कर गया फिर 21 ईयर्स है, अदरवाइज 18 ईयर्स है। लेकिन जो ये नया लॉ आया है 2002 में अमेंडमेंट हो गई है,
इंडियन मेजोरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसके बाद फिक्स यूनिफॉर्म 18 ईयर्स की एज ही कर दी है, चाहे उसका कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है, चाहे कोर्ट जो हमने पिछली 2 कंडीशंस की हैं 21 ईयर्स वाली, वो भी खत्म कर दी गई हैं 2000 में जो एक्ट आया था आपका 2000 में, मेजोरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास है वाई शुड माइनर्स बी प्रोटेक्टेड। माइनर्स को प्रोटेक्ट क्यों किया गया है? ए माइनर हैज एन इमेच्योर माइंड, उसका माइंड इमेच्योर होता है, मेच्योर नहीं हुआ होता, एंड कैन नॉट थिंक व्हाट इज गुड और बैड फॉर हिम, क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए बुरा है वो उसको सोच समझ नहीं सकता। जिसने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया, अपनी बातों में लगा दिया, वो उसकी बातों में आ जाएगा, उसको अपना अच्छा बुरा नहीं पता। माइनर्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, जनरली जो माइनर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसलिए जो माइनर है उनको प्रोटेक्ट किया गया है। इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग वॉइड इज होली डिवॉइड ऑफ ऑल इफेक्ट्स, कोई भी उसका ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट पहले ही वॉइड है। इसमें क्या केसेस दिए हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड, पहले से ही 11 सेक्शन के अकॉर्डिंग। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। बेटा कई बार शॉर्ट नोट आपसे पूछता है वॉइड एव इनिशियो, तो वॉइड एव इनिशियो जिनके साथ शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है, तो एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पहले से ही वॉइड है, इसको आप कर ही नहीं सकते। इसके में बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, जिसमें एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और कुछ महीनों बाद वो मेजर हो जाता है, तो कहता है कि अब तो ये मेजर हो चुका तो इसको ये पे करना पड़ेगा। उसने कोई गिरवी रखी थी उसके पास चीज, तो लेकिन वो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि माइनर के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको बाद आप राइट ऑफ उसको रेक्टिफाई या ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही वॉइड है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल टू ए माइनर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिससे माइनर को फायदा होगा तो उसमें एंटर हो सकता है, जिसमें वो जिसको इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी है, माइनर के बेनिफिशियल की है, कि माइनर को कोई बेनिफिट हो सकता था उसमें, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज उसमें कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जो है वो वॉइड है। नो रेटिफिकेशन, एग्रीमेंट विद ए माइनर इज कम्प्लीटली वॉइड, जब पहले से ही वॉइड है तो उसको कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसको हम चेंजेस कर सकते हैं, जा अब वो मेजर हो गया, जैसे हमने बीबी मोहिंद्री बीबी धर्मोदास घोष केस किया था। ए माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट इवन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी बिकॉज अ वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, जो पहले से वॉइड है उसको आप रेटिफाई ठीक नहीं कर सकते। थर्ड, माइनर कैन बी ए प्रोमिसी और बेनिफिशरी, माइनर पर्सन जो है अगर उसका बेनिफिट हो रहा है कहीं तो वो प्रोमिसी या बेनिफिशरी बन सकता है। कोई बंदा उसको प्रॉमिस करे कि मैं तुझे ये पे करूंगा या तेरे बेनिफिट के लिए ये करूंगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा, पेई की तरफ से उसको पे करना पड़ेगा माइनर को। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू ए माइनर इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय हिम, माइनर फ्रॉम बीइंग ए बेनिफिशरी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो माइनर जो पर्सन है वो बेनिफिशियरी बन सकता है, जो अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलना था उसमें से तो वो सामने वाली पार्टी को उसको बेनिफिट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर। नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर के माइनर के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने आप को ये प्रेजेंट ना करे कि मैं मेजर हो चुका हूँ। इट मीन्स अगर कोई माइनर सामने वाली पार्टी को ये बोल के कि मैं मेजर हूँ, मेरी एज 18 ईयर्स है या प्लस है, बोल के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तब भी माइनर पे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सामने वाली पार्टी की रिस्पॉन्सिबल है कि उसको देखना चाहिए था कि पर्सन माइनर है या नहीं। वेयर ए माइनर बाय एज मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज हैज इंड्यूस्ड द अदर पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, ही कैन नॉट बी मेड लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, देयर कैन बी नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर। नेक्स्ट आपका बेटा है, ये था कि माइनर जो है उसको आप रोक नहीं सकते कि वो अपनी एज सही बताए। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो,
बाकी कहीं भी नहीं। ए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट। अ गार्डियन ऑफ अ माइनर कैन नॉट बाइंड द माइनर बाय एन एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में के केस में तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन इफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय ए गार्डियन और मैनेजर ऑन माइनर्स बिहाफ कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इफ, अगर माइनर के बिहाफ पे गार्डियन या पेरेंट्स एंटर होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किस लिए? द कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ द गार्डियन, गार्डियन की अथॉरिटी के बीच में था, उसको अथॉरिटी थी कि वो माइनर के बेस पे ये डिसीजन ले सकता है। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, दूसरा वो माइनर के बेनिफिट के लिए है, तो उन केसेस में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है। कहने का मतलब जो गार्डियन भी है वो माइनर को बाउंड नहीं कर सकता। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, कोई सिविल गलती करता है, मॉरली कोई मिस्टेक करता है जो, ए माइनर इज लाइबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इज रियलिटी इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर ए माइनर, माइनर ने क्या किया, एक बंदे ने हॉर्स राइडिंग के लिए ले लिया किसी बंदे से, और जो वो हॉर्स था आगे अपने दोस्त को दे दिया यूज करने के लिए। जो उसका फ्रेंड है उसने उसको दूर से जंप कराने की कोशिश की और घोड़ा जो है वो मर गया। तो उस केस में उसने सिविल रॉन्ग किया है। आपने किसी से चीज कोई बोरो की है या ली है रेंट पे, तो उसको आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप लायबिलिटी है जो वो उसकी माइनर की बनेगी। नेक्स्ट है नो इंसॉल्वेंसी, क्योंकि माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं एंटर हो सकता, तो उसको कभी भी इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड ड्यूज आर पेएबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर्स एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल। अगर किसी गार्डियन ने भी उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसकी प्रॉपर्टी में से पे किया जाएगा। कभी भी एक माइनर को इंसॉल्वेंट जो है डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने को, तो वो पार्टनर भी है, एक फर्म में नहीं हो सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो एक हमारा माइनर है वो बेनिफिट्स उसको पार्टनरशिप के मिल सकते हैं, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए जो है वो एंटर हो सकता है, लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। Minor can be an agent. A minor can act as an agent, but he will not be liable to his principal for his acts. A minor can draw, deliver, and endorse negotiable instrument without himself being liable. Minor जो है किसी के बिहाफ पे एजेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल माइनर नहीं होगा। उसका जो मालिक है, प्रिंसिपल है, वो उसके लिए लाइबल होगा। लेकिन माइनर जो है वो एजेंट के तौर पे काम करता है, तो भी उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी, वो खुद जो है लाइबल नहीं होगा, माइनर जो पर्सन है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, माइनर जो है पेरेंट्स या गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्डियन इवन फॉर नेसेसिटीज। मान लो कुछ जरूरत की चीजें हैं जो वो बाजार से ले आता है उधार पे, तो उसके लिए भी उसके पेरेंट्स और गार्डियन है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर उन्हें माइनर को अथॉरिटी नहीं दे रखी परचेज करने की, तो उस केस में माइनर जो है वो अपने पेरेंट्स गार्डियन को भी बाउंड नहीं कर सकता। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, दो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, एक पर्सन माइनर है, एक मेजर है, तो ऑब्वियसली है कि मेजर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और टू पे द मनी, नॉट द माइनर पर्सन। श्योरिटी फॉर ए माइनर, अगर कोई बंदा ग्रंटर के तौर पे काम करता है, कोई उसने लोन कोई कुछ आइटम उसने ली है, थर्ड पार्टी ने उसकी गारंटी दी है, तो थर्ड पार्टी जो ग्रंटर है, श्योरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। माइनर एज शेयर होल्डर, माइनर जो है किसी कंपनी में शेयर होल्डर के तहत पे, क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं किया जा सकता, इफ बाय मिस्टेक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है, तो पार्टी जो है उसको क्या कर सकती है, द कंपनी कैन रिसिंड द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो माइनर जो है वो कभी भी एक शेयर होल्डर कंपनी का नहीं हो सकता। लास्ट वन है बेटा इसमें लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, जो अगर नेसेसरीज ऑफ लाइफ है जो वो परचेज करता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाई टू ए माइनर टू एनी अदर
person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of Indian Contract Act। उसमें क्या कहता है, इस सेक्शन में दिया गया इसके बारे में, minor is not liable for any price, there is no personal liability of the minor but only his property is liable। माइनर नहीं लायबल है, उसकी प्रॉपर्टी में से जो है वो लिया जा सकता है जितनी उसने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ली हैं। टू रेंडर माइनर्स स्टेट लाइबर, दो कंडीशंस होनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबल नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में से भी पैसा लेना चाहते हो, लाइबल ठहराना चाहते हो, तब भी दो कंडीशन है। एक तो गुड्स हैं जो वो रीजनेबली सही हो कि उसको उसकी लाइफ के लिए जरूरी हैं वो चीजें, एंड माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी ए सफिशिएंट सप्लाई। माइनर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्लाई उन चीजों की अगर घर पे पास उसके पास है तो फिर अगर वो परचेज करता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेसेसरीज मीन दोज थिंग विच आर एसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर, वो जो जरूरी हैं उस माइनर के लिए उसको हम बोलते हैं। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में आता है कि कौन सी चीजें हैं जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की जाती हैं। सर्टन सर्विसेज रेंडर टू ए माइनर हैव बीन हेल्ड टू बी नेसेसिटीज। दीज इंक्लूड एजुकेशन है, मेडिकल कोई एडवाइस चाहिए उसको, हॉर्स राइडिंग के लिए हाउस है जो उसको माइनर को रेंट पर्पजेस के लिए दे दिया, रहने के लिए, उसकी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए, पीजी में रह रहा है फॉर एग्जांपल वो चीजें उसकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। Goods necessary when ordered might have ceased to be necessary but the time they are delivered। ये कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब उसने कहा लेने के लिए चीजें तब तो उसकी नेसेसिटी थी, लेकिन जब उसको डिलीवर हुई चीजें तब उसकी नेसेसिटी नहीं थी, तो उस केस में भी जो उसकी प्रॉपर्टी है जो वो लाइबल होगी। द फॉलोइंग हैव बीन हेल्ड टू बी नेसेसिटीज। द हाउस गिवन टू ए माइनर फॉर लिविंग टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ये नेसेसिटी का पार्ट है। दूसरा, हॉर्स व्हेन डॉक्टर ऑर्डर्स राइडिंग एक्सरसाइज, मान लो उसको राइडिंग एक्सरसाइज डॉक्टर ने एडवाइस की है तो उसके लिए उसने हॉर्स रेंट पे लिया है। रेसिंग बाइसाइकिल उसने ली है। ऑन द अदर हैंड फॉलोइंग हैव बीन नॉट हेल्ड टू बी नेसेसरीज, कौन सी चीजें नेसेसिटीज नहीं मानी जाती? गुड्स सप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए उसने कोई गुड्स ली हैं। सिल्वर गिफ्ट गॉबलेट लिया है, सिल्वर का कोई गिफ्ट। सिगार्स एंड तंबाकू अगर वो लेता है। रिफ्रेशमेंट टू एन अंडर ग्रेजुएट फॉर एंटरटेनिंग, अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए उसने कुछ लिया है आपसे, तो ये सारी चीजें नेसेसिटी ऑफ लाइफ में नहीं आती। तो सिर्फ नेसेसिटीज के लिए भी उसकी प्रॉपर्टी या गार्डियन लाइबल हो सकता है, लेकिन माइनर जो है वो लाइबल नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एव इनिशियो, शुरू से ही वो जो है वो आपका वॉइड है। तो ये था बेटा आपका माइनर। एक माइनर जो है उसकी क्या पोजीशन है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।